स्क्रीन पे कुछ लोगों को देख रहे हैं। ये लोग बेहद ही खास हैं, एक बेहद खास समुदाय से आते हैं और हाल ही में इनके ऊपर एक बड़ा गाज गिरा। गाज गिरने के बाद मामला यूएन में गया तो यूएन ने जो रिप्लाई दिया है उसे सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। जानेंगे आखिरकार यूएन की चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पर और इनकी चर्चा क्यों कर रही हूँ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। गोपालगंज बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो मामला अब यूएन में जाने वाला है और इन सब के बीच में टीटीपी की एंट्री बांग्लादेश में हो रही है और ये भारत के लिए भी एक बड़ा संकेत है और जल्द ही भारत से बांग्लादेश कुछ मांगने वाला भी है। जानेंगे क्या चल रहा है भारत के पड़ोस में। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी बांग्लादेश का गोपालगंज ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और गोपालगंज में हुई हिंसा भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता बढ़ी है, इस दौरान अल्पसंख्यकों को लेकर बहुत तरह की दिक्कतें भी हो रही है। हालांकि यूनुस सरकार कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मीडिया की खबरें हैं और मीडिया में ये सब कुछ चलता है, हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन घटनाएं कुछ अलग ही बात कहती है। गोपालगंज में जो हिंसा हुई है उस हिंसा के बाद यूके बेस्ड इंटरनेशनल क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने अपनी याचिका दायर करी है यूएन में। आईसीआरएफ ने यूएन के नैतिक कार्यालय में एक खत लिखा है और खत लिखकर इसे नरसंहार बताया है और बांग्लादेश की सेना पर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की सेना ने निहत्थे नागरिकों पर घातक हथियारों से गोलीबारी की है। हालांकि कितने लोग मारे गए हैं इसको लेकर अभी भी डाउट है। जो आधिकारिक आंकड़ा बताया जा रहा है और जो वास्तविक आंकड़ा है ये कहा जा रहा है कि दोनों में अलग अलग भेद हो सकता है। आईसीआरएफ का दावा है कि एनसीपी ने जो रैली करी है वो रैली शेख मुजीबुर रहमान की समाधि को नष्ट करने की मंशा से गोपालगंज में किया गया और उसके बाद सेना ने भी कहीं न कहीं एनसीपी के समर्थन में कार्रवाई की और निहत्थे नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया है। अब यूएन से कहा है कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। अब यूएन तक ये मामला पहुंचा है। हालांकि बांग्लादेश में इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है अल्पसंख्यकों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, लेकिन अभी तक यूएन से कोई खासा रिप्लाई आया नहीं है। अब आपके मन में ख्याल होगा कि भारत की तरफ से क्या आंसर आया, तो भारत ने यहाँ पर एक दो टूक बात कही है, भाई ये गलत है और बांग्लादेश के अंदर चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो है एक चुनाव वाले नेता आए और सत्ता संभाले। अब यूनुस सामने तो जरूर बैठे हैं, अब उनके पर्दे के पीछे कौन कौन है और किस तरीके से शासन चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश का आने वाला भविष्य बहुत ही बुरा होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में तुर्की, पाकिस्तान ऐसे देशों की एंट्री हो रही है जो एक अलग ही सोच को पैदा करते हैं और ये सोच ना आगे बढ़ने वाली सोच नहीं है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, India.com की ये खबर है और भी कई सारी मीडिया हाउस इस चीज को कवर कर रही है और इसके बारे में खबर दे रही है कि टीटीपी का नाम आते ही ध्यान में आएगा खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है। बात तो उसी टीटीपी की हो रही है, लेकिन ये टीटीपी अब बांग्लादेश के अंदर रिक्रूटमेंट कथित तौर पर कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश के अंदर टीटीपी की एंट्री होनी शुरू हो चुकी है। जब किसी देश में अस्थिरता आती है ना, तो अस्थिरता आने के बाद ये सारी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देश का राजा उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है तो ये घटनाएं फिर बढ़ती चली जाती है। अब आप जरा सोचिए, टीटीपी का भारत के पास में बगल में अब ये कांड बांग्लादेश के अंदर शुरू होना हुआ और कुछ सालों तक तो ये बांग्लादेश के अंदर ही समस्याओं को खड़ा करेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये भारत के बॉर्डर तक पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि भारत के आसपास समस्याएं अब आगे बढ़नी शुरू हो गई है। और बांग्लादेश में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश को हैंडल तरीके से नहीं किया जा रहा है। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद यहाँ परिस्थितियाँ एकदम खराब होती जा रही हैं। अब जहाँ तक बात रही यूएन का या दूसरी संस्थाओं का, तो मैं आपको कुछ दिखलाना चाहती हूँ। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में ये जो इलाका है ना, ये इलाका है गोलन हाइट्स और गोलन हाइट्स पे कब्जा है इजराइल का। और गोलन हाइट के आसपास ये जो येलो येलो कलर का देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर एक बेहद खास समुदाय, एक जाति के लोग निवास करते हैं। कहाँ का? ये
सीरिया का ये जगह है सुवाइडा। सुवाइडा में इस इलाके में एक खास समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें ड्रूज कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लोग ड्रूज है। बहुत कम इनकी संख्या है, बहुत कम। कहा जाता है पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा ना होंगे, इतनी कम जनसंख्या है। कौन सा धर्म अपनाते हैं? ये इस्लाम धर्म ही अपनाते हैं, लेकिन उनमें भी इनका एक अलग समुदाय है और इनका मानना ये है कि ड्रूज बने नहीं जाते हैं बल्कि पैदा होते हैं। कोई धर्मांतरण वगैरह से कोई नहीं बन सकता है। ड्रूज एक अल्पसंख्यक समुदाय है। अब यहाँ पर सीरिया में सरकार बदली और सीरिया में सरकार आ गई इनकी, और यहाँ ये तुर्की के चहेते हैं और तुर्की की सोच और इनकी सोच कुछ ऐसी मिली। शुरू में तो इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का सुरक्षा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर माना जाने लगा कि इनको टारगेट किया जाने लगा, इनका नरसंहार किया जाने लगा। तब अभी हाल में क्या हुआ है, इजराइल कूद पड़ा है। इजराइल ने यहाँ एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ये जो दिख रहे हैं आपको पूरी तरीके से तबाह होते हुए जगह, ये सीरिया के मुख्य बिल्डिंग्स हैं जिनको इजराइल तबाह कर रहा है। हालांकि इजराइल ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। आप देख सकते हैं नेतन्याहू ने क्या कहा है। אני מבקש לעדכן אתכם מה עשינו בסוריה ומה נעשה בסוריה. אנחנו קבענו מדיניות ברורה. פירוז המרחב דרומית לדמשק מהגולן ועד אזור הר הדרוזים. זה קו אחד. הקו השני, שמירה על האחים של האחים שלנו, הדרוזים בהר הדרוזים. שני הדברים האלה הופרו על ידי המשטר בדמשק. הוא שלח צבא דרומית לדמשק, לתוך האזור שצריך להיות מפורז. הוא התחיל לטבוח בדרוזים. את זה לא יכולנו לקבל בשום צורה. ולכן הנחיתי את צה"ל לפעול ולפעול בעוצמה. חיל האוויר תקף גם את כנופיות הרצח וגם את הרקד, והוספתי יד גם לתקוף בדמשק את משרד הביטחון. בתוצאה מהפעילות העצומה הזאת השתררה הפסקת אש והכוחות הסורים נסוגו חזרה לדמשק. זה חשוב, והפסקת אש שהושגה מתוך עוצמה. לא מתוך בקשות, לא מתוך תכנונים, מתוך עוצמה. ואנחנו משיגים שלום מתוך עוצמה, שקט מתוך עוצמה, ביטחון מתוך עוצמה, בשבע חזיתות. זו גם תהיה המשך המדיניות שלנו. לא נאפשר לכוחות צבא לרדת דרומית לדמשק, לא נאפשר לפגוע בדרוזים, בג'בל דרוז. אני רוצה לשתף אתכם בדבר שריגש אותי מאוד ביומיים האחרונים. פנה אליי השייח מואפק טריף, מנהיג הדרוזים בישראל. הוא אמר לי את הדבר הבא. הוא אמר לי, בזמן השואה, כשטבחו בכם, אתם היהודים קראתם לעזרה ואף אחד לא בא. היום טובחים בנו הדרוזים ואנחנו קוראים לעזרה של מדינת ישראל. ואני אמרתי בצודק, ופעלנו ונמשיך לפעול לפי הצורך. नेतन्याहू ने कहा है कि ड्रूज की हम रक्षा करेंगे। ये अल्पसंख्यक समुदाय है और अल्पसंख्यक समुदायों पर इस तरह के हमले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये सब कुछ जहाँ चल रहा है, यूएन ने क्या कहा है, बड़ी मजेदार बात तो ये है, यूएन ने यहाँ इजराइल को दोष दिया है और इजराइल को कहा है कि आप यहाँ एयर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, ये गलत है, आपको एयर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। तो यूएन जैसी संस्थाएं ना, ये संस्थाएं अब किसी काम के उस तरह की रह नहीं गई है। ये अगर बोल भी देती है ना तो कोई सुनता नहीं है। होता क्या है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अभी का सीन दुनिया में ऐसा ही कुछ चल रहा है। अगर आप यूएन के इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि इजराइल इनको बचाने का काम कर रहा है, ड्रूज को, और ये इजराइल को कह रहे हैं कि आप एयर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। चलो ठीक है, माना किसी के इलाके में जाकर आप एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ये करना ठीक नहीं है, लेकिन यूएन या दुनिया शांत क्यों है इस मामले में कि ड्रूज का सफाया हो जाना क्या सही है। उसी तरीके से और भी जगहों पर और भी कई सारे मुद्दे हैं। आप स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, बांग्लादेश में चावल की कमी हो रही है, इनका जो रिजर्व है वो खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 4 लाख टन चावल लिए खरीदेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत के पास भी इनका रिक्वेस्ट आए, क्योंकि भारत से भी ये चावल खरीदते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।